हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल हैं आप सभी के। दोस्तों, आज जो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ पेस मॉड्यूल। जो सेल्फ पेस मॉड्यूल के अंदर सेट ए और सेट बी है, आईसीएआई ने रिसेंटली उन दोनों के ही सिलेबसेस को रिलीज कर दिया है। सेट ए जिसको हम कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के नाम से जानते हैं, एंड सेट बी जिसको हम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए फटाफट से बिना किसी देरी के हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों सेट ए और बी में क्या क्या सिलेबस के कंटेंट्स हैं। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है, वीडियो को एंड तक देखना है और फिर अपने सभी सीए फाइनल फेलो स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट ए जिसको सेल्फ पेस मॉड्यूल के अंदर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो सर ये क्या है। मैंने कहा सर ये हमने इनिशियल पेजेस ऑफ सिलेबस जो आईसीएआई अपने स्टडी मटेरियल का पार्ट बनाता है उसी में से लिया हुआ है। ठीक है ना सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद आईसीएआई ने यहाँ पर अपने सिलेबस को स्टेट किया है। क्या है सिलेबस ऑफ सेट ए, जिसमें कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस 100 नंबर का पेपर बनेगा। कॉर्पोरेट लॉ इसमें से 70 मार्क्स है और इसमें भी जो सेक्शन ए है कंपनी लॉ वो है 50 मार्क्स का। ठीक है ना। तो यहां पर मैं बता दूं कि इस 70 मार्क का ब्रेकअप है 50 मार्क्स फॉर कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है ना। और ये हमारा सेक्शन ए है। ठीक है ना। तो सेक्शन बी कौन सा है सर। मैंने कहा ये सेक्शन बी देख लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास सेक्शन बी में ये है सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है ना। सिक्योरिटीज लॉ जिसमें मेनली आपको सेबी एक्ट के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम जस्ट अभी 2 मिनट में करने वाले हैं। तो इस 70 मार्क का ब्रेकअप ये है कि 50 मार्क्स आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड 20 मार्क्स आपका सिक्योरिटीज लॉ के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ठीक है ना। चलिए सर, कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या है। मैंने कहा सर कंपनी लॉ के अंदर जितना हमने सी इंटर में कवर कर लिया था उसके आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात है। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल है। ठीक है ना। अब मैनेजरियल पर्सन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, डायरेक्टर्स। ठीक है ना। जो वर्किंग डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मीटिंग, चाहे वो जनरल मीटिंग हो चाहे बोर्ड मीटिंग हो, उसको कंडक्ट कैसे करना है और उस मीटिंग के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स होते हैं और बोर्ड मीटिंग के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, किन किन विषयों पर, किन किन टॉपिक्स पे वो निर्णय ले सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। किसी भी कंपनी का अगर इंस्पेक्शन होना है, इंक्वायरी होना है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसके बारे में भी हम कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन, तो जब भी दो कंपनीज अमेलगमेट होती हैं या उनका लिक्विडेशन होता है तो वो कैसे होगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, किसी बड़ी कंपनी के अंदर मेजर स्टेक होल्डर्स, मेजर शेयर होल्डर्स जो हैं, उनके अलावा ये जो बच जाते हैं इनको माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स कहते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो अगर इन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के थ्रू ऑपरेशन हो रहा है तो उसका प्रिवेंशन कैसे होगा, ये टॉपिक हमें बताएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या कंपनी लॉ ने प्रोविजंस रखे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इसके बारे में बात होगी। किसी कंपनी की वाइंडिंग अप होनी है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी बातें हम लोग कंपनीज लॉ के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर पढ़ने वाले हैं। कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस के बाद एडजुडिकेशन, स्पेशल कोर्ट, एनसीएलटी के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं और फाइनली ई फाइलिंग कैसे होगी एमसीए के पोर्टल पर, ये सारी बातें हम लोग करेंगे अपने कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। ठीक है ना। जो कि पूरा का पूरा आपका 50 मार्क्स का टेस्टेबिलिटी रखता है। इसके बाद आते हैं हम अपने सिक्योरिटीज लॉ में और यहाँ पर हमें सेबी एक्ट के अंदर कुछ मुख्य रेगुलेशंस पढ़नी है। कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहले लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, फिर इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, तो आईसीडीआर रेगुलेशंस इनको बोलते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज टू टेस्टेबिलिटी। ठीक है ना। इसके बाद अगर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है और टेक ओवर हो रहा है तो उसके लिए भी सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसको हमें पढ़ना है। और इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रोहिबिशन के लिए क्या क्या सेबी की गाइडलाइंस हैं ये भी हमें पढ़नी होंगी अपने 20 मार्क्स की टेस्टेबिलिटी जो कि सिक्योरिटीज लॉ के अंदर होने वाला है। ठीक है ना। तो 20 मार्क्स के लिए हमें ये पढ़ना है। ठीक है। अब हम आते हैं बचे हुए 30 मार्क्स के। तो 100 में से हमने समझा कि सर 70 मार्क्स तो कॉर्पोरेट लॉ है,
ठीक है ना, और बचा हुआ 30 मार्क्स क्या है, इकोनॉमिक लॉस। अब इसमें 3 ही छोटे छोटे से हमारे बड़े प्यारे प्यारे से एक्ट हैं। पहला है फेमा। तो सर ये ओल्ड सिलेबस में भी था, तो जो लोग ओल्ड सिलेबस के हैं उनको पता है कि सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना, ये हमारा पहले भी था। तो यहाँ पर ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ फेमा, डेफिनेशन, रेगुलेशन, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कॉन्ट्रवेंशंस, पेनल्टीज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, सब कुछ हमें यहाँ पर देखना होगा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ कुछ सिग्निफिकेंट रूल्स जो एक्ट के साथ अप्लाई होते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। फिर एक नया एक्ट जो बहुत ही रिसेंटली पास हुआ था, FCRA, ठीक है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कौन कौन लोग फॉरेन करेंसी में कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, ये उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक और जो कि बहुत ही रिसेंटली पारित हुआ, ठीक है ना, कोड है, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। कोई अगर व्यक्ति पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, तो मान लीजिए मैंने सामान किसी से खरीदा और मैंने पैसा नहीं दिया, तो उसके ऊपर जो क्रेडिटर है वो क्या क्या कार्रवाई कर सकता है एज पर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। यहां पर हम ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी फॉर द रिमेनिंग 30 मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो सिलेबस है वो हो जाता है खत्म, ठीक है ना। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर फिर से वही सारे कंटेंट्स आ चुके हैं। तो ये जो सिलेबस है ये तो हमारा 100 मार्क्स का पूरा हो चुका है। अब बारी है कि फटाफट से हम डिस्कस करें कि जो सेट बी है उसके अंदर क्या क्या बातें हैं। तो आइए फटाफट से चलते हैं अपने सेट बी में। देखिए सेट बी, जहां पर हम सेल्फ पेस मॉड्यूल के अंदर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसके भी सिलेबस की बात करते हैं। तो सर जनरल इंट्रोडक्शन के बाद ICAI ने इसके सिलेबस के बारे में बात लिखी, ठीक है। आइए, तो सर सेट बी जो कि अगेन फिर से 100 मार्क का पेपर होने वाला है हमारे लिए, कैसे कैसे इसका बाइफर्केशन किया गया, आइए फटाफट से देखते हैं। सर सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट किया है, सो दैट आपको एक जनरल आइडिया अपने आप भी लग जाएगा। क्योंकि अगर कुछ बच्चे जो ओल्ड कोर्स से आ रहे हैं उन्होंने ये बातें पहले ही अपने ओल्ड सिलेबस में पढ़ रखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहें कि सर इंट्रोडक्शन जो कि एक थ्योरी टॉपिक है, इसमें स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, उनकी लिमिटेशंस के बारे में, जो किसकी लिमिटेशंस के बारे में, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट के बीच में कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे गेन करें, वैल्यू प्रोपोजिशन, ऑस्टर वॉल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवस, ये सारी बातें होंगी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंटेक्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या मतलब होता है उसका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में हमें स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। और फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, ये वाली बात भी हम अपने चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स, डाउन साइज करना, आउटसोर्सिंग करना, ऑफशोरिंग करना, ये सारी चीजें हम लोग अगेन थ्योरी एस्पेक्ट में देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन की बात करूं तो जस्ट इन टाइम अप्रोच, काइजन कॉस्टिंग, ठीक है ना, 5S's, 6 सिग्मा, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये सारे टॉपिक्स हमें देखने हैं कहां पर सर, अपने सेट बी के सिलेबस के अंदर। इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें वेस्ट कंट्रोल जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक है आज की डेट में, ठीक है ना, इसके ऊपर आजकल प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमको देखने को मिलेगा जो कि प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रख रहा है, ठीक है सर। टारगेट कॉस्टिंग हो गई, थ्रोपुट अकाउंटिंग हो गई, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गई, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे चलें तो मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजिकली इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स। अब यहाँ पर बिजनेस मॉडल्स जो अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, बिजनेस का इकोसिस्टम हो गया, हाइपर कंपटीशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिसरप्शन, इन सब में चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सिमिलरली बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, हाइपर डिसरप्टिव, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं,
इमर्जिंग नेशनल मार्केट से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम आगे चलें तो स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट की केस में अगर हम देखें तो डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, जिसमें सीवीपी एनालिसिस, ये ओल्ड सिलेबस का ही पार्ट है, और अदर कुछ रेलिवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी देख रखे होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को दोबारा जरूर से मिलेंगे। प्राइसिंग डिसीजन की बात करें तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, अब यहाँ पर ये सारी कुछ बातें नई देखने को मिल सकती हैं कि न्यू प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे होगी, फिनिश प्रोडक्ट्स की, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज की, इमर्जिंग बिजनेस मॉड्यूल्स में जब हम न्यू प्रोडक्ट्स देखेंगे, ठीक है ना, जो इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स हैं उसके नए प्रोडक्ट्स जब देखेंगे जैसे एप्लीकेशन, तो उसका प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो मेरे प्रोडक्ट की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे मेरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग इफेक्ट हो रही है, तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पे सेंसिटिविटी एनालिसिस करना। प्राइसिंग डिसीजन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फिर एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। देखिए दोस्तों, ये अगेन एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आईसीआई के माइंड में, क्योंकि एथिकल कंसिडरेशन अब हम एफआर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं न्यू सिलेबस के अंदर, ठीक है ना। तो बार बार एथिक्स की बात बहुत ज्यादा आजकल प्रायोरिटाइज कर रही है आईसीआई, ठीक है ना, कि कहां कहां एथिक्स हम डाल सकते हैं। एथिकल गाइडलाइंस के हिसाब से हमें कॉस्ट मैनेजमेंट करनी है, अकाउंटिंग करनी है, सारी चीजें एथिकल बेस पे होने वाली हैं। ऑडिट में तो पहले से था ही, अब अकाउंट्स में भी आ गया है जो एफआर है हमारा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और हम कॉस्टिंग में भी इस बात को देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड परेटो एनालिसिस, ये सारी चीजें पुरानी हैं जो ओल्ड सिलेबस में आप देख चुके होंगे, ठीक है ना। अब स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि ये की है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने पूरे सेट बी के सिलेबस का, जहां पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो हमें स्ट्रैटेजी से लिंक करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रोल जो कि बिजनेस इंटीग्रेशन यूजिंग मॉडल्स लाइक वैल्यू चेन एंड मैकेंजी के 7 S's, इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का, कल्चर का और स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर। फिर कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है तो उसका भी इंपैक्ट क्या पड़ेगा स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर। बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसे इंपैक्ट करेगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर जो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है ना। फाइनेंशियल मेजर्स में ग्रॉस प्रॉफिट, आरओसीई, आरओआई, ईपीएस, आरआई, एनपीवी, ईवीए, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस पीछे अपने ओल्ड सिलेबस में देखी हुई हैं, और इवन ये तो हमने एफएम और एफआर के अंदर भी ये बातें देखी हुई हैं, ठीक है ना। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस स्कोर कार्ड, लिंक स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस, लिंक बिटवीन अचीवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखने को मिलेंगे। किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट का प्रिपरेशन भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर सिलेबस का। फाइनली जो ट्रांसफर प्राइसिंग, ये तो हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है अपने स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के मेजरमेंट के सिलेबस में, जो कि ओल्ड सिलेबस में भी था। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो सर हम जानते ही हैं कि सर इसके बिना कॉस्टिंग पूरी हो ही नहीं सकती, इसके टॉपिक के बिना कॉस्टिंग पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। फाइनली केस स्टडी, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर सिलेबस का, ठीक है ना। केस स्टडी पहले भी आती थी ओल्ड सिलेबस में, जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं वो जानते हैं कि सर केस स्टडी के बिना तो एससीएमपी पूरा होता ही नहीं है, आज भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमने सिलेबस को पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आती है बात कि सर कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर सेल्फ पेस मॉड्यूल के बारे में जानते नहीं है, ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, कौन सा देना है, सेट ए देना है, सेट बी देना है, तो उसके लिए डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो को पहले देखें और इस वीडियो को उसके बाद जरूर से देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सर जाते जाते मैं ये जरूर से बोलूंगा कि अगर आपको सीए फाइनल 24 के लिए प्रेपरेशन के लिए कोर्सेज परचेज करने हैं तो आप हमारी इंडिया की फर्स्ट एआई बेस्ड वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, जो कि आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा ईजियर और हैप्पी बनाती है। तो वहां पर जाकर आप अपने आपको अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर सीए फाइनल के कोर्सेज में एनरोल भी करवा सकते हैं। विद दिस आई साइन ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।